पर्सनल आइडेंटिटी हमारा जो नेक्स्ट फॉरेंसिक साइंस का फॉरेंसिक मेडिसिन का टॉपिक है वो है पर्सनल आइडेंटिटी। होती क्या है ये? आइडेंटिफिकेशन इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पर्सन। मतलब किसी पर्सन की इंडिविजुअलिटी, उसकी आइडेंटिटी पता करना, ठीक है, उसको बोलते हैं पर्सनल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फिजिकल करेक्टर्स। कुछ करेक्टर्स पे बेसिस है ये, जो कि हम आगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दीज करेक्टर्स आर यूनिक टू दैट पर्सन, उसके लिए यूनिक होते हैं और ये लिविंग और डेड दोनों पर्सनस के ऊपर की जा सकती है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। डाटा ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या रहता है? रिलीजन, रेस, सेक्स, एज, टैटू मार्क्स, स्कार्स, डिफॉर्मिटीज, स्टेचर, डीएनए, डीएनए टाइपिंग, यहाँ पे डीएनए टाइपिंग कर लेना, डीएनए टाइपिंग। उसके बाद है इसका मेडिको लीगल, इसका हम वन बाय वन आगे पढ़ेंगे वीडियो में। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या रहती है इसकी। इन सिविल पर्सनस, इन लिविंग पर्सनस, पहले हम लिविंग का देखेंगे फिर हम डेड का। लिविंग में क्या रहता है सिविल केसेस में? इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, कि किसी को किसी की प्रॉपर्टी देखो इनहेरिट होनी है तो सही बंदे को जानी चाहिए, तो उसके लिए पर्सनल आइडेंटिटी उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंस हो गया। पेंशन लेते टाइम पर्सनल आइडेंटिटी, लाइफ इंश्योरेंस के टाइम, वोटिंग राइट्स, पासपोर्ट, मतलब जो भी हमें हमारे पर्सनल आइडेंटिटी से हमें फ़ायदे मिलते हैं वो आप सब इसमें लिख देना। उसके बाद है क्रिमिनल केसेस में क्या रहता है कि ये मर्डर किसने किया, सेक्सुअल ऑफेंस किसके द्वारा हुआ, तो उसमें भी आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। उसके बाद इंटरचेंज ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इन द हॉस्पिटल, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। उसके बाद है मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस इन डेड। डेड पर्सन में क्या रहता है? आइडेंटिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल हु डेड इन द, किस किस डेड पर्सन में करना ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा है पर्सन, कि वो कौन है। तो जो कि मास डिजास्टर में जिसकी डेथ हुई है, ठीक है, एयर क्रैश एक्सीडेंट्स में, फायर विक्टिम्स में, डिकम्पोज्ड बॉडीज़ है जिसके स्केलेटल रिमेन्स रह गई, तो उसकी आइडेंटिटी पता लगाना कि ये किसको बिलोंग करता है। उसके बाद है रिलीजन। इसमें सबसे पहले हम जो फैक्टर है वो पढ़ेंगे रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है। एक बार इंट्रोडक्शन ऊपर सारा हो गया, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट पॉइंट शुरू करना है वो वन बाय वन ऐसे पॉइंट शुरू कर सकते हो, जैसे रिलीजन, एज, सेक्स, कोई भी, ठीक है। रिलीजन क्या है? रिलीजन इज एसेंशियल डाटा होता है, पार्शियल आइडेंटिफिकेशन इससे की जा सकती है रिलीजन के बेसिस पे, क्योंकि ईच एंड एवरी रिलीजन, क्योंकि हर एक रिलीजन के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, अपने कस्टम है, अपना उसका क्लॉथ है, अपने ऑर्नामेंट्स है, अपने रिचुअल्स हैं, सब कुछ उनका अलग अलग है, तो उस बेसिस पे उसकी आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है। हिंदू मेल्स आर नॉट सर्कमसाइज्ड, ठीक है, जो पेनिस की जो स्किन आगे से काटते हैं तो वो हिंदू में नहीं होता। एंड मे हैव सैकर्ड थ्रेड्स होते हैं उनके पास, एंड अ नेकलेस ऑफ वुडन बीड्स, caste marks on the forehead, tuft of hair on the back of head and a pursing of earlobes। ये सब आपने देखा ही होगा। उसके बाद मुस्लिम्स में क्या रहता है? दे हैव यूजली circumcised and have marks of corns and callocytis on the lateral aspect of knee। ऐसा क्यों होता है ये मार्क्स नी के बाहर वाली साइड ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि इनका जो पोस्चर है प्रेयर के टाइम उसकी वजह से। उसके बाद रिलीजन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टैटू मार्क्स। टैटू मार्क्स आर डिजाइंड अफेक्टेड मल्टीपल माइनर पंक्चर्स वूंड्स मेड बाय स्किन थ्रू द नीडल। ये तो उसकी डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। उसके बाद फीचर्स क्या है उसके, कि टैटू परमानेंट है या टेम्परेरी। अगर वो परमानेंट है तो वो ज़्यादा डीप होगा, ठीक है। डाई कैसे यूज़ किया उस पर डिपेंड करता है। इफ़ द पिगमेंट्स ऑफ डाई आर डिपॉजिटेड बिलो द एपिडर्मिस द टैटू मार्क्स स्टे लॉन्गर। अगर वो एपिडर्मिस से नीचे जा रहा है तो जो टैटू मार्क्स है वो ज़्यादा समय तक रहते हैं। आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ टैटू मार्क्स सर्जिकल मेथड है, कंप्लीट एक्सीजन करा दिया, स्किन ग्राफ्टिंग करवा दी, एप्लीकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्नो का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब मेन चीज़ जो हमने पढ़नी है, मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन,
ठीक है। लीजन कैन बी नोन, मतलब कैसे आइडेंटिफाई होगा इसमें अगर टैटू से, क्योंकि कई बार बंदे का उससे रीज़न पता चल जाता है कि उसका क्या रीज़न है, क्योंकि उसके बेसिस पे उसने लिखा रहता है। कई बार कंट्री पता चल जाती है, या इसके अलावा कई बार उसने नाम लिखवा रखा होता है, तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया लगाया जा सकता है। उसके बाद जो अगला फैक्टर है वो है एज फैक्टर। एज डिटर्मिनेशन कैन बी डन थ्रू मैनी मीन्स, सम ऑफ देम आर। एज की डिटर्मिनेशन क्योंकि कैसे की जाती है, डेंटल इरप्शन से, ठीक है, कि दांत कब आए, कब गए, मतलब कब आए। एपीफिजल की यूनियन कब हुई, प्यूबिक सिंफिजल मॉर्फोलॉजी, क्रेनियल सूचर का क्लोजर कब हुआ। ये धीरे धीरे डेवलपमेंट ऑफ एज के साथ ये सब चीज़ें होती हैं। अदर्स क्या रहता है, एज से सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स के हिसाब से पता चल जाता है, ठीक है। एज लेटर जो डिजेनरेटिव कंडीशन है, जैसे ओल्ड एज में कुछ चीज़ें डिजेनरेट होने लगती है, ठीक है, स्किन वगैरह से पता चल जाता है। एज हैज़ टू बी डिटरमाइंड इन, मतलब कैसे हम उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं कि ये वो फीटस है, चाइल्ड है, अडल्ट है, डेड पर्सन, डिकम्पोज्ड और मल्टीलेटरल बॉडीज। मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस क्या है अब एज की। एज ग्रुप्स कैन बी एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द एज वाइज डेवलपमेंट्स एंड राइट्स। जैसे देखो, एन अप्रॉक्सीमेट एज इम्पॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई द डाटा, क्योंकि आइडेंटिटी पता करने के लिए एज भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे एक एग्जाम्पल के टाइप आ गया कि इम्पोर्टेंसी एंड स्टेबिलिटी, अ बॉय इज स्टाइल थ्रू नॉट इम्पॉर्टेंट बिफोर प्यूबर्टी से पहले, ठीक है, वो स्टाइल रहता है। तो एंड वुमेन बिकम स्टाइल आफ्टर मीनोपॉज के बाद। तो एज फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कौन सा क्राइम, ठीक है, सबसे रिलेटेड। क्रिमिनल केसेस में भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही सिविल केसेस में भी इम्पॉर्टेंट है। सिविल केसेस में कैसे कि कब उसकी पेंशन लग रही है, कब उसकी आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं ना, तो एज फैक्टर पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो कुछ पॉइंट्स रह गए जैसे स्कार वगैरह, मार्क्स, ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे।